ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर। और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैं आपको आपके आने वाले सीटेट पेपर 1 के लिए क्या करवाते हुए चल रहा था दोस्तों, तो पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस करवाते हुए चल रहा था। और वो भी कैसे, तो आप सभी बच्चों को मैं हर बार बताता हूँ एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने अगर एनसीईआरटी फॉलो कर दिया ये सीटेट एग्जाम्स को देने के लिए तो आपका कोई भी नहीं रोक सकता इस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। ठीक है, जिसमें हम क्लास थर्ड से हमने स्टार्ट करी थी सारी की सारी चीजें, अगर आपने देखी होंगी तो आपको इस चीज के बारे में पता होगा। नहीं देखा है, अभी कोई बच्चा नया जुड़ा है तो रिकमेंड करूंगा दोस्त आप देख लीजिएगा इसको टाइम निकालकर। हमने कक्षा चौथी स्टार्ट कर दी थी और लगभग लगभग ये मानकर चलिए 70 to 80% हमने इसको कवर कर लिया था। ठीक है, धीरे धीरे हम इसको लगभग ये मान लीजिए हम फिनिश के कगार पे हैं। जल्दी हमारी क्लास फोर्थ की भी ईवीएस खत्म हो जाएगी, देन हम क्लास फिफ्थ के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो आज अपना जो टॉपिक कर रहे हैं सीटेट के सिलेबस के अनुसार, तो वो होगा आपका थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी कि जो चीजें हम सोचते हैं और जो करते हैं उस वाले टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन मैंने आपको कई बार बोला है, आपको चैप्टर के नेम से कोई मतलब नहीं होता, उसके अंदर दिए गए जो विषय होते हैं, दिए हुए जो तथ्य होते हैं, उनके आपको क्या होना चाहिए, उससे आपको मतलब होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नाम क्या होना चाहिए। एनसीईआरटी जो हम बुक फॉलो कर रहे थे, कौन सी, तो वो हम बुक फॉलो कर रहे थे कक्षा चौथी की, किसकी, क्लास फोर्थ की। तो उस क्लास फोर्थ की क्लास चौथी के अनुसार देखी जाए तो इस चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर नंबर है 23 और चैप्टर का नाम है पोचमपल्ली। अब आप सभी बच्चों को पता है थिंग्स वी मेक एंड डू के अंतर्गत इसको क्यों रखा गया, क्योंकि पोचमपल्ली जो है एक जगह का नाम भी है और वहां के जो लोग बनाते हैं स्पेशल कपड़ा उसको भी पोचमपल्ली ही कहा जाता है। तो बनाना यानी कि जो चीज हम सोच रहे हैं, जो बना रहे हैं, इसलिए इसको थिंग्स वी मेक एंड डू के अंतर्गत चैप्टर को रखा गया है। ओके, तो इसलिए ज्यादा दुविधा ना रखिए, आप एनसीईआरटी क्लास फोर्थ को लिखकर चैप्टर नंबर 23 पोचमपल्ली ऐसे करके पढ़ते हुए चलिए। ठीक है, चलिए, तो और डिले ना करते हुए और देरी ना करते हुए आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक थिंग्स वी मेक एंड डू। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, एक बच्चा जो है छोटा सा, वो अपने कस्बे और अप्पा और अम्मी के बारे में बता रहा है कि कैसी विशेषताएं हैं और उसके घर वाले जीविका आय प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे कार्य करते हैं, और धीरे धीरे ये जो आय कमाने का जरिया है वो कैसे खतरे में आ रहा है, इस चीज के ऊपर पूरा का पूरा ये चैप्टर दिया गया है। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है कि मुक्तापुर गांव में रहने वाले वाणी और प्रसाद, ये दो बच्चे हैं, कौन, वाणी और प्रसाद, के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उनके अम्मा और अप्पा यानी कि मम्मी और पापा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। यह बुनाई जो है वो बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। ठीक है, अब देखिए कहाँ के रहने वाले ये बच्चे, तो मुक्तापुर गांव के रहने वाले हैं। कौन, तो ये हैं आपके प्रसाद और वाणी। इन्होंने कहा कि हमारा जो घर है वो हमेशा रंग बिरंगे धागों से क्या रहता है, भरा रहता है। जो कि इनके अप्पा और अम्मी है वो दोनों के दोनों मिलके वो क्या करते हैं, बुनाई का काम करते हैं, और इस बुनाई के काम में उनके परिवार के अन्य सदस्य भी मदद करते हैं। अब इनका ये जो गांव है मुक्तापुर, वो कहाँ पड़ता है, तो उनका गांव जो पड़ता है वो तेलंगाना में पड़ता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले जो तेलंगाना था वो आंध्र प्रदेश का भाग था, लेकिन तेलंगाना अब एक अलग राज्य बन चुका है और आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बन चुका है। ठीक है, आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला जब एक पूरा डिटेल में टॉपिक करवाऊंगा मैं आपको, तो उसमें आपको और विस्तारित जानकारी बताऊंगा कि यह पहले हमारे कितने राज्य थे और अलग अलग टूट टूट कर अलग अलग जो नए नए राज्य बने वो कब कब बने और उनका क्या क्या स्थापना डेट है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। अभी बस इतना समझिए कि मुक्तापुर जो गांव है वो कहाँ का है, तो वो है तेलंगाना राज्य का। कहाँ का, तेलंगाना राज्य का। उस राज्य में एक कस्बा पड़ता है जिस कस्बे का नाम क्या है, पोचमपल्ली। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये जगह का नाम है, बिल्कुल डियर, ये जो पोचमपल्ली, जैसे मधुबनी पेंटिंग जो है वो कहाँ की है, बिहार के लोगों की। कौन लोग बनाते हैं, तो मधुबनी जिले के लोग बनाते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो पोचमपल्ली है एक कस्बा है, कहां पर, तेलंगाना में। और यहाँ पर एक गांव पड़ता है मुक्तापुर, वहीं के ही वाणी और प्रसाद है जो कि अपनी कहानी बता रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो उनका गांव जो है वो तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है।
यहाँ जो है ज्यादातर परिवार वो क्या है, बुनकर, क्या है, बुनकर है। यानी कि सिलाई जैसे काम, जैसे बुनकर अलग अलग प्रकार की चीजें बनाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, बुनकर कहा जाता है। इसलिए इन बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। जैसे कि मधुबनी लोग जो है पेंटिंग जो बनाते हैं वो खास प्रकार की पेंटिंग होती है, इसलिए उस पेंटिंग का नाम भी क्या रख दिया गया, पोचमपल्ली, ओ मधुबनी। उसी प्रकार से ये जो पोचमपल्ली कस्बा जो है, इसमें अधिकतर जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं, बुनकर है, बुनाई का काम करते हैं। जैसे कि आप ये इमेज में नीचे देख रहे हो, क्या कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ बुनाई कर रहे हैं, बुनकर हैं सारे के सारे। इसलिए यहाँ पर ये जो मेन कपड़ा बनाते हैं उस कपड़े को भी क्या कहा जाता है, पोचमपल्ली ही कहा जाता है, क्योंकि इस इलाके में अधिकतर बुनाई बुनकर लोग हैं और वो जो कपड़ा बनाते हैं वो फेमस कपड़ा है, इसलिए उन लोगों ने उसका नाम भी क्या रख रखा है, पोचमपल्ली ही रख रखा है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक विशेष प्रकार का कपड़ा है जिसको पोचमपल्ली कहा जाता है, निम्नलिखित में से कहां के लोगों के द्वारा बुनकर तैयार किया जाता है, तो तेलंगाना के लोगों के द्वारा तैयार किया जाता है। या फिर डायरेक्टली आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा कि एक व्यक्ति है जो कि तेलंगाना घूमने के लिए जा रहा है, वहां पर उसको एक बहुत ही रेशम और काफी अच्छा सुंदर रंग बिरंगा कपड़ा पसंद आया, तो निम्नलिखित में से वो अपने घर पर लेके आता है, तो वह कपड़ा कौन सा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कभी एक हुआ करते थे, इसलिए यहाँ पर जो है पोचमपल्ली और कल्लमकरी, ये दो जो है आपके कपड़े वो बहुत ज्यादा मशहूर है, खासकर साड़ियां वगैरह बनाई जाती हैं इसकी, तो वो बहुत ज्यादा मशहूर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी, कल्लमकरी और पोचमपल्ली। पहले ही आंध्र प्रदेश का भाग था तो आंध्र प्रदेश आंसर आता था, अब जो है ये तेलंगाना का भाग है तो तेलंगाना ऑप्शन में आएगा, तो तेलंगाना टिक करिएगा, आंध्र प्रदेश अब ऑप्शन में नहीं आता। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो ध्यान रखिएगा पोचमपल्ली कहाँ का है, तेलंगाना का है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। ठीक है, तो यहां तक अभी आपकी कहानी की शुरुआत हुई, उम्मीद करता हूं यहां तक सारे के सारे बच्चों को उनकी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलें तो देखो दोस्तों लिख रखा है एक बिंदु, धागे से कपड़े तक। अब आप सभी बच्चों को पता है कि आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो न्यू पैटर्न के अनुसार हो चुका है, तो कैसे भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जहां पर आपका लगता है कि यहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है तो वो आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, मैंने आपको बोला भले ही मैं आपको यहाँ पर तीसरी चौथी पांचवी करा रहा हूं, लेकिन पढ़ाने का ढंग बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे धागे से कपड़े तक पहुंचा जाता है। देखिए पहला बिंदु लिखा है कि अप्पा, ये वाणी और प्रसाद के अप्पा है, ध्यान रखिएगा। अप्पा जो है वो पोचमपल्ली से धागों की लड़ियां लाते हैं, धागों के जो बंडल वगैरह होते हैं वो लेकर आते हैं। अब ये थोड़ी है कि सारे के सारे एक सब काम कर लेंगे, पहले तो धागे का निर्माण होगा तभी तो कपड़ों का निर्माण होगा ना। ठीक है, तो अप्पा जो लोग हैं ये मुक्तापुर के जो गांव में रहते हैं, अप्पा वाणी और प्रसाद के, ये कहाँ जाते हैं, पोचमपल्ली जाते हैं। किस लिए जाते हैं, तो पोचमपल्ली कस्बे में जाकर वहां से धागों की लड़ियां लाते हैं। क्या लाते हैं, धागों की लड़ियां लाते हैं। ओके, अम्मा जो है वो लड़ियों को क्या करती है, उबालती है, और ध्यान रखिएगा क्या है, उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोती है। ध्यान रखिएगा, जब धागों का निर्माण किया जाता है तो उसमें अलग प्रकार के लोगों के हाथ लगते हैं, मशीनों का सहारा लिया जाता है, तो वहां पर क्या है, अलग अलग प्रकार के उस धागों के अंदर गंदगी हो जाती है और साथ ही साथ में जगह जगह दाग भी लग जाते हैं। तो अब अम्मा क्या कर रही है उसकी, तो अम्मा जो है अब उसको उबाल रही है, और जो उस लड़ियों में, उस धागों के लड़ियों में गंदगी है या दाग वगैरह है उनको धो रही है, उनको साफ कर रही है। फिर सब मिलकर धागों को क्या करते हैं, सुंदर सुंदर रंगों की सहायता से रंगते हैं। क्या करते हैं, सुंदर सुंदर रंगों की सहायता से रंगते हैं, और सुखाकर उनकी क्या बनाई जाती है, गठड़ी बनाई जाती है, यानी कि बंडल बनाए जाते हैं, रोल बनाए जाते हैं, गठड़ी उसकी क्या करी जाती है, बनाई जाती है। और धागे की गठड़ियां जो होती है उनको करघे पर लपेटी जाती है। किस पर लपेटी जाती है, करघे पर। आप सभी बच्चों को पता है गांधी जी को क्या चलाते थे, करघाई चलाते थे, तो उन करघे के ऊपर वो क्या करते थे, लपेटी जाती है, और फिर इनसे कपड़े बुने जाते हैं। और रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागे से भी साड़ियां, कपड़ों के थान और चद्दरें बुनी जाती हैं। देखो दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट बिंदु है कि पोचमपल्ली जो साड़ी होती है या जो कपड़ा होता है वो कैसे तैयार होता है। तो पहले पोचमपल्ली जाकर वहां से धागा लाया जाता है, फिर उन धागों को उबाला जाता है ताकि उसके अंदर जो गंदगी है, जो उसके अंदर दाग धब्बे हैं उनको हटाया जा सके।
फिर अलग अलग रंगों की सहायता से उन धागों को रंगा जाता है, ताकि जिस प्रकार के रंगों के हमें धागे चाहिए, जिस प्रकार के हमें कपड़े चाहिए, उस प्रकार के धागों का इस्तेमाल करके हम कपड़ों का निर्माण कर सके। ठीक है, तो अलग अलग रंगों से उन धागों को रंगा जाता है, फिर उसको करघे पर क्या करा जाता है, अलग अलग रंगों से उन्हें रंगा जाता है, फिर सुखाकर उनकी गठड़ियां बनाई जाती है और उन गठड़ियों को करघे पर क्या करा जाता है, फिर लपेटा जाता है और उन्हीं करघे पर लपेटने के बाद उनसे कपड़ों का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, उनसे कपड़ों का निर्माण किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, रेशम का धागा हो तो उस रेशम के धागों से रेशमी कपड़े, साड़ियां और सूट वगैरह कपड़े बुने जाते हैं। अगर सूती धागे हो तो उनसे साड़ियां, कपड़ों और की थाने व चद्दरें बुनी जाती हैं। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में ये फिगर देखो, ये फिगर क्या है, ये वही फिगर है। देखो अलग अलग प्रकार के धागे हैं, उनको क्या किया जा रहा है, रंगा जा रहा है, फिर करघे में लपेटा जा रहा है और फिर उनसे कपड़ों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये क्या है, कुछ फिगरों की मदद से आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है कि अलग अलग धागों को लपेट कर उस पर रंगा जाता है, फिर करघे में लपेटा जाता है, देन उसके बाद गठड़ियां बनाकर उनसे कपड़ों का निर्माण किया जाता है। तो डायरेक्टली ये 3-4 स्टेप्स हैं, आपको ध्यान रखना है चारों के चारों स्टेप्स। पहले क्या करा जाता है, लड़ियां लाई जाती है धागों की, उसके बाद उसको उबाला जाता है, साफ किया जाता है, फिर रंग बिरंगे क्या करा जाता है, रंगों से उसको रंगा जाता है, फिर गठड़ियां बनाई जाती है, फिर करघे में लपेटा जाता है, फिर उनसे कपड़ों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये 4-5 स्टेप है। एग्जाम में आपके कुछ निम्नलिखित चरण दिए होंगे, स्टेप्स दिए होंगे और आपको बोला होगा सही प्रकार के मिलान कीजिए, तो आपको इसका मिलान करना आना चाहिए। ओके, सही बच्चे समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। आगे चलते हैं, आगे चले तो नेक्स्ट बिंदु आया अध्यापक के लिए, फॉर द टीचर। पेडागोजी टर्म आ गया है, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करते हैं क्या है। लिखा है, बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि क्या है, पारंपरिक या फिर जो हमारे ट्रेडिशनल व्यवसाय है, बिजनेस है, अधिकतर वो कहां से शुरू होता है, घर में ही से ही सीखे जाते हैं। इनमें पोचमपल्ली कारीगरी की तरह ही बहुत सारे हुनर सीखने या फिर सीखने को मिलते हैं। क्या होते हैं, सीखने होते हैं। इसी तरह से अन्य पारंपरिक व्यवसाय जैसे कि कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना इत्यादि पर आप लोग क्या कर सकते हो, चर्चा करवा सकते हो और साथ ही साथ में बच्चों को भारत के नक्शे में आंध्र प्रदेश ढूंढने के लिए कह सकते हो। अब देखो दोस्तों, वहां पर क्वेश्चन में तो चेंज कर दिया है कि तेलंगाना है, तेलंगाना में रोज पड़ता है पोचमपल्ली, लेकिन पहले भाग था आंध्र प्रदेश का, इसलिए आप आंध्र प्रदेश ढूंढने के लिए बच्चों को कह सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चला कि हमारे जो व्यवसाय होते हैं, जो कि आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके, पढ़ लिख कर हम कहां भाग रहे हैं, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, किसके पीछे भाग रहे हैं, नौकरी के पीछे, कि सरकार नौकरी देगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, कुछ व्यवसाय, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों के घर में व्यवसाय अपने आप ही उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं, अपने आप ही उनके घर वालों ने उत्पन्न कर रखे होते हैं। जैसे कि ये पोचमपल्ली वाले जो है कस्बा, ये क्या करते हैं, पोचमपल्ली कपड़े निर्माण करते हैं। देखा जाए तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसको और बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। तो अपने घर से ही कई लोगों के व्यवसाय शुरू होते हैं, तो उसमें किसी भी शर्म की बात नहीं है कि घर में कोई व्यवसाय है तो उसी के साथ जुड़ा क्यों ना जाए, नौकरी के पीछे क्यों भागा जाए। ठीक है, तो आप ऐसा बने जो नौकरियों का निर्माण कर सके, ये नहीं कि नौकरी लेने के लिए पीछे भागे। हाँ, कईयों के ऐसी परिस्थिति होती है, कईयों का ऐसा घर का स्थिति होती है कि उनके घर में किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय देखने को नहीं मिलता। हाँ, वो ठीक है कि वो नौकरी के पीछे जाए, नौकरी के रूप में इधर उधर सर्च करें, वो ठीक है, लेकिन हर कोई जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोगों को क्या करना है, देखो इस सीधी सी बात है, मेरे को एक हमारे इंग्लिश के टीचर ने बताया था, हमारी पृथ्वी के ऊपर 3 तरह के लोग हैं। क्या है, एक वो लोग हैं जो कि इस पृथ्वी को चलाने के लिए, इस व्यवसाय को चलाने का निर्माण करते हैं, दूसरा उसको चलाने वाले लोग होते हैं, और तीसरा उसको या तो ना चलाएं या फिर ना चलाने वाले या फिर किसी भी प्रकार की अड़ंगी ना देने वाले लोग होते हैं। ये 3 प्रकार के लोग हुए तो किसी भी शहर का, किसी भी देश का विकास अच्छा होगा। ठीक है, अगर इनमें से तो कोई सी भी एक पीढ़ी टूट जाए ना तो वहां पर विकास रुक जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि आप कहां पर आना चाहते हैं, निर्माण करने के ऊपर अंदर आना चाहते हैं, या उसको चलाने के अंतर्गत आते हैं, या उसके अड़ंगी देने के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि हमारे जो व्यवसाय होते हैं अधिकतर वो घर से ही शुरू होते हैं। जैसे कि कालीन बनाना, आप सही बच्चों को पता, अगर आप मनाली वगैरह घूमने जाओगे तो याक की कालीन हो गई, बहुत ही मशहूर है वहां पर याक के बालों की कालीन।
तो वो व्यवसाय वहां के लोग सीख सकते हैं। या खिलौने बनाने हो गए, या यूपी में कन्नौज में जाओगे तो इत्र बनाने का वहां पर बहुत बड़ा बिजनेस है। अभी हाल फिलहाल में आपने एक व्यापारी को पकड़ते हुए देखा था ना, कितने करोड़ों रुपए मिले थे उसके घर से, तो वो इत्र का ही व्यापारी था वो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे जो बिजनेस होते हैं वो घर से ही शुरू होते हैं। अगर किसी घर में ऐसा कोई व्यवसाय है तो भाई उसको बढ़ाने की सोचो। अगर आपको नहीं जाना वो आपकी अलग बात है, आपकी अपनी पसंद है, आपकी अपनी चॉइस है, तो अलग होकर आप कुछ और भी कर सकते हो या फिर नौकरी की तरफ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है खतरे में कला। क्या बोला गया है? कला जो है कौन सी? पोचमपल्ली वाली, खतरे में। कैसे? तो ध्यान रखिएगा, ऐसी साड़ी, कौन सी साड़ी? जो ये पोचमपल्ली वगैरह है, कपड़े वगैरह जो बुनी जाती है, ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छे या फिर अच्छी कारीगरी चाहिए या कारीगर चाहिए। इसके लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत क्या करनी होती है? कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी साड़ियां सही दाम में बेचना बहुत मुश्किल होता है। रेशम लगातार महंगा होता जा रहा है, इसलिए कई बुनकर यह काम छोड़ रहे हैं और वह अपना गांव छोड़कर बड़े शहरों में कहा जा रहे हैं? मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग उसका निर्माण करते हैं उन्हीं को उनकी सही कीमत नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप ये मानकर चलिए, आज जो हमें सब्जियां मिलती हैं या फिर दालें मिल रही हैं 170 180 रुपए किलो, वही जो किसान उगाता है वो जब बेचने जाता है तो वही बिकती है उसकी 30 रुपए 40 रुपए। ठीक है, ये मान के चलिए कि 1 किलो गेहूं बोने में लगभग लगभग 1500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, और 1 लीटर पानी जो होता है वो लगभग लगभग 20 रुपए का हमारे मार्केट में बिक रहा है। तो 1500 लीटर पानी देख लो कितना लग गया उस गेहूं में, और गेहूं जब वो बेचने के लिए जाता है तो 17 रुपए 18 रुपए उसका बिकता है गेहूं। तो इस हिसाब से देखा जाए, जो उसको पैदा कर रहा है, जो उसका निर्माण कर रहा है, उसी को उसका सही दाम नहीं मिलता, और जो खरीदता है उसको महंगा मिलता है, और जो बीच में बैठे हुए मीडिएटर होते हैं उनको इसकी बहुत ज्यादा कीमत फायदा होता है। क्या करता है वो? किसान से खरीदता है, व्यापारी यानी कि जो लोग होते हैं उसको बेच देता है, यानी कि एक से उठाया दूसरे को बेचा। तो बीच में उसने ज्यादा मेहनत नहीं करी, लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफा भी वही बैठ के कमाता है। यहीं पर ही वही चीज हो रही है। जो पोचमपल्ली का निर्माण कर रहे हैं, जो बना रहे हैं बुनकर, उनको इसके दाम सही नहीं मिलते, और दुकानदार इनसे थोक में खरीद कर व्यापारियों को महंगा महंगा, मतलब लोगों को महंगा महंगा बेचते हैं। तो दुकान में बैठकर अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन इनको इनका सही रेट, इनका सही दाम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये लोग जो है इस चीज को लेकर परेशान है। रेशम दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है, जिसकी वजह से इनको ये काम भा नहीं रहा, और ये काम छोड़ छोड़ कर कहां जा रहे हैं? बड़े शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं मजदूरी करने के लिए। ठीक है, तो ये भी इस वजह से भी खतरा है। जो हमारी पारंपरिक कलाएं हैं वो धीरे धीरे इसी वजह से नष्ट होती हुई जा रही है। तो इसके कुछ सब्स्टिट्यूट्स ढूंढने, जो हमारी आजकल की नई पीढ़ी है इसको एक अलग ढंग से देखें, अलग ढंग से करने की कोशिश करें, ताकि ये हमारी जो पारंपरिक कलाएं हैं वो छूटे ना, और सही तरह से ये चलती भी रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चले तो फिर एक बिंदु आया अध्यापक के लिए। किसके लिए? फॉर द टीच। दोबारा पेडागोजिकल टर्म आया है। बोला गया है कि पोचमपल्ली की तरह भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीजें बुनी या फिर बनाई जाती हैं। इन चीजों के नाम उस इलाके के नाम से ही मशहूर हो गए हैं, जैसे कि कुल्लू की शॉल। मैंने अभी अभी आपको बोला था कि जो याक की शॉल होती है कुल्लू मनाली में बहुत ज्यादा फेमस है। या कुल्लू में आप जाओगे कभी भी मनाली वगैरह में, माल रोड वगैरह पे, तो वहां पर शॉल बेचने वाले बहुत मिलेंगे आपको। 150, 200, 250, 500, 1000, 2000, 3000, ऐसे करके बहुत सारे शॉल होते हैं, और शॉल के बहुत ज्यादा मार्केट होते हैं वहां पर। एक तो ठंडा इलाका है, और शॉल भी काफी अच्छी होती है वहां की। मैं भी काफी बार 2-3 बार घूमने के लिए गया हूँ, कम से कम नहीं तो मैं वहां से हर बार 10 से 12 शॉल उठाकर ही लाता हूँ, क्योंकि सही में शॉल उनकी बहुत ज्यादा गर्म होती है। अगर आपने मुझे हाल फिलहाल में, मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल पर, आपने देखा होगा, तो वहां पर मैंने वो शॉल और भी रखी है व्हाइट एंड धारी कलर में, वो वहीं से ही लेकर आया था। क्योंकि शॉल जो है वहां पर सही में ही बहुत ज्यादा पैमाने पर बिकती है। तो वहां की ये लोकल क्या है? पारंपरिक कलाएं हैं। तो कुल्लू की शॉल होगी, मधुबनी पेंटिंग होगी। अब बिहार देखो मधुबनी इलाका है, वहां की पेंटिंग जो है बहुत ज्यादा मशहूर है, मधुबनी पेंटिंग हो गई। या फिर असम का जो सिल्क है, आप सही बच्चों को पता है, सिल्क जो सिल्क वॉर्म होती है उनसे तैयार किया जाता है, तो असम के सिल्क हो गए। या फिर कश्मीर की जो कढ़ाई वाले अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं वो, ये सारे के सारे जो है लोकल ट्रेडिशन है, और वहां के लोगों के लिए अंतर्गत बहुत ज्यादा मशहूर है। तो अगर व्यवसाय देखा जाए लोगों के द्वारा, तो इन इलाकों में इन चीजों का व्यवसाय वो लोग शुरू कर सकते हैं, और ये वहां के लोकल एक तरीके से फेमस चीजें हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुल्लू की शॉल जो है वो कहाँ पर मशहूर है, या मधुबनी कहाँ पर मशहूर है, या सिल्क कहाँ के लिए मशहूर है, कढ़ाई कहाँ के लिए मशहूर है, तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना पहला टॉपिक, जो कि अभी अभी हमने पढ़ने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी, पोचमपल्ली। चलिए अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक 24। और ये टॉपिक जो है वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा दोस्तों यात्रा यानी कि ट्रेवल के अंतर्गत। क्यों आएगा? चैप्टर पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। देखिए लिखा हुआ है कि आज मालू के घर में बहुत चहल पहल है। क्यों है चहल पहल? तो चिटप्पन और उनका परिवार 5 साल बाद घर आए। अब ये चिटप्पन क्या होते हैं? तो चाचा यानी कि पिताजी के छोटे भाई को चिटप्पन कहा जाता है। तो मालू के घर में आज चहल पहल क्यों है? तो चिटप्पन जो है, इनके चाचा जो है और उनका जो पूरा परिवार है, 5 साल बाद वापस अपने घर लौट रहा है। क्या कर रहा है? 5 साल वापस अपने घर लौट रहा है 5 साल बाद। 5 साल पहले चिटप्पन की जो नौकरी है वो कहां लग गई थी? आबू धाबी में लग गई थी। कहां लग गई थी? आबू धाबी में लग गई थी। तभी से वे वहीं रह रहे हैं। अब मालू और उनके अप्पा चिटप्पन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए हैं। आप सही बच्चों को पता है, आबू धाबी से अपने भारत में आने के लिए क्या प्लेन का ही सहारा लिया जाता है अधिकतर? तो एयरपोर्ट में ही यानी कि हवाई अड्डे पे ही एयरप्लेन क्या जहाज उतरते हैं, एरोप्लेन उतरते हैं। तो वहां पर हवाई अड्डे पर उनको पिक करने यानी कि लेने के लिए गए हैं। आगे बोला गया कि शांता तुम इतने लंबे सफर के बाद बहुत थक गई होगी। ये मालू पूछता है उससे, किससे? शांता से, कि इतने लंबे सफर के बाद आबू धाबी से आप भारत आए हो, तो इतने लंबे सफर के बाद आप थक गई होगी। अप्पा बता रहे हैं या बता रहे थे कि आबू धाबी भारत से बहुत दूर है। मालू ने कहा, अरे नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं थके। माना आबू धाबी यहां से बहुत दूर है, हवाई जहाज से पहुंचने में हमें 2 ही घंटे लगे, और हवाई जहाज बहुत तेज जो उड़ता है। शांता बोली। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या कहावत है? तो यहाँ पर कहावत बनी कि जो चिटप्पन है वो 5 साल बाद आबू धाबी से अपने घर पर आ रहे हैं, और मालू और उसका जो परिवार है बहुत ज्यादा खुश है इस चीज को लेकर। और वो जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो मालू शांता से पूछता है कि आज तो तुम बहुत थक गई होगी, क्योंकि मुझे मेरे अप्पा ने बताया कि आबू धाबी भारत से बहुत दूर है। तो शांता बोलती है, अरे नहीं, मैं नहीं थकी। हाँ, आबू धाबी जो है भले ही भारत से दूर है, लेकिन हमें आने में केवल 2 ही घंटे लगे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बना? आबू धाबी से अगर आप भारत की ओर आना चाहते हो हवाई जहाज से, तो लगभग लगभग कितने समय में आप भारत पहुंच जाओगे? तो लगभग लगभग 2 घंटे में भारत का सफर तय किया जा सकता है एरोप्लेन से। ठीक है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अब तक पूछा नहीं गया है, पूछा जाएगा, तो इस चीज के बारे में बेसिक सी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलें तो दोस्तों, आगे बिंदु क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है अध्यापक के लिए। क्या है अध्यापक के लिए? तो अध्यापक के लिए बोला है मलयालम में चिटप्पन। देखो दोस्तों, अभी अभी हम जब पढ़ रहे थे तो यहाँ पर चिटप्पन चिटप्पन आ रहा था बार बार। ठीक है, तो मलयालम लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा था, और मलयालम कहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाती है? केरला के लोगों के द्वारा बोली जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, और ये सारे के सारे जो चिटप्पन वगैरह है, या मालू है, या शांता है, ये आबू धाबी से कहाँ आ रहे हैं? भारत में केरला में ही जा रहे हैं, क्योंकि केरला में ही इनका घर है। ठीक है, तो मलयालम लैंग्वेज में चिटप्पन जो होता है वो पिता का छोटा भाई होता है। ध्यान रखिएगा, पिता का छोटा भाई जो होता है उसको चिटप्पन बोला जाता है, यानी कि चाचा। और वहीं पर ही कुंजमा, कुंजमा किसे बोला जाता है? तो पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी कि चाची को। तो यहां से क्या पता चला? चाची को कुंजमा बोला जाता है और चाचा को चिटप्पन बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो पता होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं। आगे बिंदु आया रेत ही रेत। अब ये क्या है रेत ही रेत? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मालू ने पूछा, क्या तुमने हवाई जहाज से बहुत सी मजेदार चीजें देखी? हाँ, ज्यादातर हवाई जहाज से बादल ही बादल दिखाई दिए, क्योंकि हवाई जहाज जो है वो बादलों के बहुत ऊपर उड़ रहा था। आप सही बच्चों को पता है कि हवाई जहाज जो है वो कहां उड़ता है?
एकदम शांत लेयर में, जो हमारी लेयर होती है जमीन से लगभग लगभग 15 से 17 किलोमीटर ऊपर, वहां पर उड़ती है। तो वहां से अधिकतर क्या दिखाई देते हैं, बादल ही बादल दिखाई देते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रखा है, क्योंकि हवाई जहाज से क्या होता है, बादलों से बहुत ऊपर उड़ रहा था, इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे क्या दिखी, रेत ही रेत दिखाई दी, पर रेत का जो रंग था वो बदलता रहा, कभी सफेद हुआ, कभी भूरा हुआ, कभी पीला, तो कभी लाल, तो कभी काला। कभी कभी उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए, फिर नीचे जमीन दिखाई देनी बंद होगी, और शांता बोली, इन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन क्या बना, तो यहां से क्वेश्चन ये बना कि निम्नलिखित में से रेत के टीले कहां देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आबू धाबी में रेत के टीले देखने को मिलते हैं। जैसे कि देख सकते हो, हवाई जहाज अधिकतर जो उड़ता है वो कहां उड़ता है, बादलों के ऊपर उड़ता है। इसलिए जब मालू ने पूछा तो शांता ने बताया, वैसे तो हवाई जहाज जब उड़ रहा था मुझे ज्यादातर कुछ नहीं दिखा, क्योंकि बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब हवाई जहाज उड़ रहा था तो रेत ही रेत दिखाई दे रही थी, क्योंकि आबू धाबी कैसा इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए उसको रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। बस समय समय पर रेत का जो रिफ्लेक्शन सूरज की वजह से हो रहा था, वो कहीं कहीं पर अलग रंग देखने को मिल रहा था, कभी लाल, कभी पीला, कभी भूरा, कभी काला। लेकिन जब उसने आगे देखा तो रेत के पहाड़ी पहाड़ दिखाई दिए, तो उन्हीं को ही रेत के टीले कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी देश है, कौन सा जगह है जहां पर रेत के टीले दिखाई देते हैं, तो वो है दोस्तों आबू धाबी। आबू धाबी में रेत के टीले दिखाई देते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा आपसे, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक हमने पढ़ लिया। आगे बोला है कि बारिश कैसी होती है। वहां पर जो चिटप्पन थे, उनके जो बड़े भाई थे, उन्होंने पूछा कि वहां मॉनसून कैसा है, मौसम कैसा है, बारिश कैसे होती है। तो यह बात तो शांता और शशि भूल ही गए। उनके जो बच्चे हैं उन्होंने बोला, उनको उनको पता चला कि वो जो बच्चे हैं शांता और शशि, वो इस चीज को भूल ही गए हैं। वैसे भी रेगिस्तान में क्या होता है, बारिश नहीं होती है। अगर आप सभी बच्चों को पता होगा तो आबू धाबी में जो है वो बारिश वगैरह नेचुरल रूप से नहीं होती है। वहां की सरकार आजकल इतनी हाईटेक हो गई है कि वो नकली बादलों का निर्माण करके नकली बारिश करवाती है, मौसम को थोड़ा ठंडा रखने के लिए। हाँ जी डियर, आजकल आर्टिफिशियल नकली बारिश भी करवाई जा सकती है। आजकल अगर आप आबू धाबी की न्यूज देखोगे तो उन्होंने नकली बादलों का निर्माण करके आर्टिफिशियल बारिश करवाई थी, और गलती से इतने बादलों का निर्माण हो गया कि वहां पर बाढ़ की समस्या देखने को मिल रही थी बीच में। ठीक है, वैसे वहां पर नेचुरली रूप से बारिश नहीं होती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हम नेचुरली रूप की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वहां पर बारिश कैसी होती है, तो उसने कहा कि भाई शांता और शशि जो इस चीज को भूल ही गए हैं, क्योंकि रेगिस्तान में बारिश वगैरह नहीं होती है। वहां पानी जो होता है वो सचमुच में क्या होता है, बहुत ही कीमती होता है। वहां ना बारिश है, ना नदी है, ना झील है, और ना ही तालाब, और जमीन के नीचे भी वहां पर पानी नहीं है। देखा होगा दोस्तों, आमतौर पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जगह पर हमें पानी मिल जाता है, चाहे वो तालाब, नदी, झरना या जमीन के नीचे, किसी ना किसी तरीके से मिल जाता है पानी किसी ना किसी इलाके में। ठीक है, लेकिन आबू धाबी पूरा रेगिस्तानी इलाका है, वहां पर नदी, तालाब या फिर नहर वहर क्या ढूंढ रहे हो, जमीन के नीचे तक भी पानी नहीं है। ठीक है, वहां पर पानी है तो समुद्र के रूप में, और वो भी खारा पानी है, जो पीने लायक नहीं है, इस्तेमाल करने लायक नहीं है। इसलिए वहां पर जो पानी है वो सचमुच में क्या है, बहुत ही ज्यादा कीमती है, बहुत ही ज्यादा महंगा है। चिटप्पन यानी कि चाचा ने कहा, शशि ने बीच में कहा, लेकिन वहां रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है। ये बात सही कहा दोस्तों, ये जो आपके अरब वाले इलाके हैं ये नेचुरल रूप से बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि तेल। वहां तेल इतना ज्यादा है जमीन के नीचे कि वहां के जो शेख वगैरह है तेलों को बेच बेच कर ही वहां पर अमीर हुए हैं। ठीक है, तो चिटप्पन ने कहा, या बीच में शशि ने बोला, हाँ वहां पर पानी तो नहीं है, लेकिन जमीन के नीचे, रेतीली जमीन के नीचे तेल यानी क्रूड ऑयल, कच्चा तेल होता है, इसलिए तो वहां पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, और वहां पेट्रोल पानी से सस्ता है, चिटप्पन ने बताया। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर पानी की इतनी ज्यादा किल्लत है कि पानी महंगा है और पेट्रोल सस्ता है। और दूसरा हमारे यहाँ पर पेट्रोल यहाँ पर बिक रहा है 100 110 रुपए, और पानी बिक रहा है 20 रुपए। यहीं पर ही जाके एक टूटी लगवानी पड़ेगी घर में, लग रहा है ना। सभी के सभी यहाँ चलते हैं, एक पाइपलाइन बिछाते हैं अपने अपने घर पर,
कम से कम पेट्रोल तो सस्ता मिलेगा हम लोगों को, है। चलिए, तो यहां से क्या पता चला, पेट्रोल यहाँ पर सस्ता है और पानी यहाँ पर महंगा है, क्योंकि जमीन के नीचे नेचुरल रूप में यहाँ पर जब बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, और उन्हीं कच्चे तेल को रिफाइनरी में भेजकर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी वगैरह अलग अलग की जाती है। तो ये कहा चिटप्पन ने यानी कि चाचा ने। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सी जगह है जहां पर पानी पेट्रोल से महंगा है, तो आबू धाबी है। क्या है? आबू धाबी, यूएई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चला तो ओके, आगे चले तो यहां पर देखो, बातें करते करते, क्या है, बातें करते करते सब मालू के घर पहुंच गए। टैक्सी से उतरते ही शशि और शांता आसपास इतने सारे फलों के पेड़ देखकर हैरान रह गए। आप सभी को पता है केरल जो है एक तरीके से स्वर्ग नगरी है, बहुत ही ज्यादा हरियाली है वहां पर केरल में। तो वहां पर जैसे ही वो शांता और शशि वगैरह उतरे, तो वहां पर आसपास के इतने ज्यादा फलों के पेड़ देखकर वो क्या हो गए, हैरान रह गए। क्या हो गए? हैरान हो गए। उन्होंने बोला, देखा नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल, कितनी ही तरह के पेड़ उन्होंने वहां पर देखे। वहीं पर ही शशि बोली, कौन? शशि बोली, आबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहां पर उग सकता है। तो देखो दोस्तों, वहां पर ध्यान रखिएगा, यूएई में यानी कि आबू धाबी के इलाके में एक रेतीला इलाका है, इस वजह से वहां पर ज्यादा पेड़ पनप नहीं सकते। ठीक है, तो यूएई में जो है अधिकतर जो खेती करी जाती है वो डेट्स यानी कि खजूर की खेती करी जाती है, और यूएई के खजूर अलग अलग इलाकों में बहुत ज्यादा भेजे जाते हैं। आप अधिकतर जो खजूर वगैरह के पैकेट वगैरह होते हैं उनमें आप एक स्टिकर लगा हुआ देखोगे, वो यूएई का ही लगेगा, क्योंकि यहाँ के जो खजूर होते हैं सही में बहुत ज्यादा क्वालिटी में बहुत अच्छे होते हैं, और काफी अच्छी क्वालिटी और मिठास भी काफी अच्छी होती है। मैंने भी एक बार कलकत्ता वगैरह में कहीं गया हुआ था, वहां से मैंने देखने को मिला था, मेरी मासी वगैरह रहती है, तो उधर उधर सप्लाई वगैरह देखने को आपके घर के आसपास भी मिल जाएगा। तो सही में इनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, और खजूर का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, नेचुरल रूप से मैंने पेड़ पे से भी तोड़कर खाया है खजूर, क्योंकि मेरा जो गांव है वहां पर खजूर के पेड़ वगैरह बहुत देखने को मिलते हैं। मैंने पेड़ से भी तोड़कर खाए हैं, लेकिन उनमें छिलका यानी कि जो मोटा होता है और थोड़ा बहुत जो गूदा वगैरह होता है वो भी कम होता है, बीज ज्यादा होता है। इनके खजूर में क्या है, बीज भी छोटा होता है और गूदा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल रूप से देखा जाए तो पौधे जो होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं उगते, जैसे केरल में नारियल हो गया, केले हो गए, पपीता हो गया, सुपारी हो गई, कटहल हो गया, इतने सारे पेड़ देखे वहां पर उस शशि और माल और शांता ने। लेकिन उन्होंने बोला आबू धाबी में ये सारे के सारे पेड़ देखने को नहीं मिलते, क्योंकि एक खजूर ही है वहां पर जो बड़े पैमाने पर वहां पर खेती की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए, आबू धाबी रेतीला होने के कारण वहां पर जो एक प्रकार की खेती करी जाती है वो किस चीज की करी जाती है, तो खजूरों की खेती करी जाती है। किसकी? खजूरों की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है कितने सुंदर तोहफे और फोटो। अब वो सारे के सारे वहां से आबू धाबी से आए थे अपने परिवार से मिलने, तो परिवार के लिए कुछ ना कुछ चीजें तो लाए होंगे, तो वहीं पर लिखा कितने सुंदर तोहफे और फोटो। देखो क्या लिखा है, सबसे मिलने के बाद कुंजमा, कौन? कुंजमा ने अपने बैग और अटैची खोले। अभी अभी हमने पढ़ा था चेटप्पन और कुंजमा किसे कहा जाता है। अटैची और बैग खोले, वह सभी के लिए तोहफे लाई थी, और खजूर भी, मीठे मीठे और स्वादिष्ट। शशि ने मालू को आबू धाबी में चलने वाले नोट और सिक्के भी दिखाए। शांता ने बताया कि वहां अलग तरह के रुपए होते हैं जिन्हें दिरहम कहा जाता है, और उन पर वहां के अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। तो देखो दोस्तों, वहां पर क्या हुआ, जो कुंजमा थी उन्होंने अटैची और बैग वगैरह खोले और लोगों के लिए गिफ्ट वगैरह, तोहफे वगैरह, फोटो वगैरह निकाले। तो वहां पर फोटो निकाल के शांता और शशि जो है वो किसको, मालू को दिखाने लगी, और उन्होंने वहां के कुछ नोट भी दिखाए, और उन्होंने बोला वहां पर एक स्पेशल प्रकार का, अलग प्रकार का नोट चलता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या चलता है, रुपीस चलता है, रुपया चलता है, वैसे ही आबू धाबी में जो है वो जो नोट चलते हैं उनको क्या कहा जाता है, दिरहम कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आबू धाबी में जो नोट चलते हैं, जो करेंसी चलती है, उसको दिरहम कहा जाता है, और वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या है, अरबी है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए उन नोटों के ऊपर किस चीज के ऊपर लिखा था, अरबी भाषा में लिखा था। तो आबू धाबी की लोकल भाषा हो गई अरबी, और वहां पर जो करेंसी चलती है, जो नोट चलते हैं, उनको कहा जाता है दिरहम। क्या कहा जाता है? दिरहम कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको इसको बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला कि बहुत ऊंची ऊंची इमारतें, जब उन्होंने फोटो दिखाई तो फोटो में उसको बहुत ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिली, और
उनमें बड़ी बड़ी शीशों की खिड़कियां देखने को मिली। उनको देख मालू झट बोली, इन खिड़कियों से कितनी ठंडी हवा आती होगी। चिटप्पन बोले, आबू धाबी में खिड़कियां खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता, बाहर बहुत गर्मी होती है, ज्यादातर जगह एयर कंडीशन यानी कि एसी चलते हैं। गर्मी की वजह से वहां के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं, इससे वह तेज धूप से बच जाते हैं। जैसे कि आप ये नीचे देख रहे हो, ये शेख जो बैठा हुआ है इसने अपने सर को भी ढक रखा है और ढीले ढाले कुर्ते पजामे पहन रखे हैं। क्यों? क्योंकि आबू धाबी एक ऐसा इलाका है जो कि रेतीला है, दूसरा गर्म बहुत, इसलिए वहां पर जो मल्टी लेवल बिल्डिंग्स है शीशे से तो बनी हुई है, लेकिन वहां पर शीशे जो खिड़कियां वगैरह वो खोलने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि गर्म हवा इतनी तेज फफाड़े मारेगी कि वहां पर जो त्वचा वगैरह वो जलने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए वहां पर ज्यादातर लोग जो है मौसम से बचने के लिए एयर कंडीशन यानी कि एसी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो गर्मी से बच सके, और नेचुरल रूप से वो ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं ताकि किसी भी प्रकार की गर्मी हो तो वो उससे बच सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा आपसे तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमने क्या चैप्टर करे, 2 चैप्टर करे, एनसीईआरटी क्लास 4th 2 चैप्टर करे। कौन कौन सा? एक करा हमने थिंग्स वी मेक एंड डू, जिसमें हमने क्या बात करी, पोचमपल्ली बात करी, कलमकरी बात करी, वहां कैसे उसको बुना जाता है, कैसे उसको तैयार किया जाता है, उसके बारे में बात करा। और दूसरा चैप्टर हमने करा ट्रेवल यानी कि यात्रा, जिसमें हमने बात करी कैसे एक परिवार आबू धाबी से अपने घर लौट रहा था और उसके बारे में हम कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे उनको डिटेल में पढ़ते हुए चल रहे थे। ठीक, उम्मीद करता हूं ये दोनों के दोनों चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, बाकी आपकी और मेरी मुलाकात जब नेक्स्ट क्लास में होगी तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे क्लास 4th का, कक्षा 4थी की। और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट क्लास में हमारी क्लास 4th की जो किताब है वो पूरी की पूरी फिनिश हो जाएगी। नहीं होगी तो एक क्लास और लगेगी ज्यादा से ज्यादा, फिर क्लास 4th खत्म, फिर क्लास 5th की ओर बढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।